नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। भारत में आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप को पाकिस्तान हमेशा से झुठलाता रहा है। वो न तो कभी ये स्वीकार करता है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में उसके लोग शामिल हैं और न ही कभी ये स्वीकार करता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों की फौज खड़ी करने के लिए होता है। पाकिस्तान हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताकर अपना दामन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर किसी तरह का मौखिक आरोप लगाने के बजाय सीधे तौर पर उसके सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। भारत ने हमले के दूसरे दिन ही पाकिस्तान को कड़ा कूटनीतिक जवाब दे दिया है। भारत ने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पहले फैसले में भारत ने पाकिस्तानी कृषि की लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। दूसरे फैसले में अटारी चेक पोस्ट को बंद कर भारत पाकिस्तान के बीच बचे खुचे आयात निर्यात को बंद कर दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक भी लगा दी है। जो लोग भारत में हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। दोनों तरफ तैनात डिफेंस एडवाइजर्स की तैनाती को रद्द कर सैन्य डिप्लोमेटिक संवाद की संभावना को समाप्त कर दिया है। भारत के इस कूटनीतिक जवाब के बाद अब देश के 140 करोड़ लोगों को इंतजार है कि भारत के रणनीतिक जवाब का। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है जनता मांगे जवाब, कब करोगे हिसाब। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से हाई लेवल मीटिंग जारी है, जिसमें यह तय किया जाना है कि आतंकियों के आका यानी पाकिस्तान को कब और कैसे सबक सिखाना है। देश भर की निगाहें दिल्ली की तरफ लगी हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि देश के माथे पर हुए हमले का बदला कैसे लिया जाएगा। दूसरी तरफ कश्मीर सहमा हुआ है। घाटी में किसी बड़ी हलचल से पहले पर्यटक वहां से निकल जाना चाहते हैं। स्थानीय कश्मीरी अब खून के आंसू रोने को मजबूर है। आखिर क्या है घाटी में सन्नाटे की वजह और आगे क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आज इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हुंकार है जिसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की कायराना करतूत का जवाब भारत किस अंदाज में देगा, उसका अंदाजा प्रधानमंत्री की हुंकार से लगाया जा सकता है। भारत की जमीन से आतंकियों का सफाया अब देश का मिशन बन चुका है। 27 लोगों की मौत के बाद देश भर में उपजे आक्रोश ने ये तय कर दिया है कि भारत में आतंक और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। देश की सरहद पर जंग की आहट ने कश्मीर घाटी में बेचैनी बढ़ा दी है। देश भर से कश्मीर घूमने आए पर्यटकों ने वापसी डाल दी है। होटलों में 80% बुकिंग रद्द हो चुकी है। चंद घंटों के भीतर हजारों पर्यटक कश्मीर घाटी से निकल गए हैं। ज्यादातर होटल खाली हो चुके हैं। सड़कें सूनी हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है। घाटी के लोगों में मायूसी है। बीते कुछ साल से पर्यटकों से गुलजार कश्मीर फिर गहरी चिंता में डूब गया है। चिंता रोजी रोटी की है। कश्मीरियों का निवाला एक बार फिर घाटी का आतंकवाद निकल गया है।
ये सन्नाटा कब टूटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आतंकवाद की कमर जल्द टूटने वाली है, इस बात के कड़े संकेत भारत ने दे दिए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट। तो जनता मांगे जवाब, कब करोगे हिसाब, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं। काजी सैयद अनस अली जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर भोपाल से हैं। प्रोफेसर विवेक मिश्रा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ होंगे और साथ ही अरविंद दुबे हमारे जबलपुर संवाददाता भी होंगे। अहमद अयाज जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, श्रीनगर कश्मीर से हैं। सेवानिवृत्त दिनेश चंद बहुगुणा जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, देहरादून से। अजय त्रिपाठी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं यहीं पे। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अहमद अयाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। अब आगे जो हो गया। निश्चित तौर पे पूरा देश आक्रोशित है, हमारी केंद्र की सरकार आगे कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है, ठीक है, लेकिन अब आगे कश्मीर का सिनेरियो क्या होगा आने वाले समय में? पर्यटक तो मुझे नहीं लगता है कि इस घटना को 5-10 साल भुला पाएंगे, और खासकर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय के जो कश्मीर के लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, छोटे मोटे दुकान चलाने वाले लोग हैं, उनका जीवन पर्यटन से ही चलता था। अब आगे क्या होना है? देखिए, जिस भरोसे के साथ एब्रोगेशन होगी 370 की, और उसके बाद एक भरोसा दिलाया गया, एक कॉन्फिडेंस दिलाई गई लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर से बाहर भी, कि भाई अब सारा मामला सारा ठीक ठाक हो गया, सुरक्षित है, और इन्फिल्ट्रेशन का हमने कमर तोड़ा, मिलिटेंसी का कमर तोड़ा, तो उसे एक कॉन्फिडेंस सी बढ़ गई लोगों में कि क्योंकि इस मामले को लेकर सिर्फ हम हुकूमत पर ही निर्भर कर सकते हैं, या पुलिस और सिक्योरिटी पर ही निर्भर कर सकते हैं कि जो वो कहेंगे हम इसी चीज़ को सही मानेंगे, क्योंकि हमारे को इस मामले में आम लोग को कोई जानकारी डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं होती है। तो जब ये भरोसा दिलाया गया, तो उसी के चलते जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का भी रश बहुत बढ़ गया तब से, और इस साल काफ़ी ज़्यादा जी। इस साल इतना रश बढ़ गया कि शायद जगह नहीं मिल रही थी एकोमोडेशन के लिए टूरिस्ट्स को। तो अब चूंकि ये वाक़ा हो गया, अब उसमें नहीं जाएंगे क्यों हुआ, किसकी गलती है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ से क्या करना था। अगर वो भी बात करनी होगी तो वो भी करेंगे, उसमें भी देख लेंगे। तो लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ इत्तेफाक कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि लोग बड़े इत्मीनान से यहाँ आ गए पैसा खर्च करके के सैर तफरी के लिए, लेकिन जब उनको ये जो सिचुएशन कल फेस करनी पड़ी, 2 दिन पहले जब 25-26 लोगों का कत्ल हो गया, तो इस सिचुएशन में, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से भागना चाहा, घर जाना चाहा, तो हुकूमत ने प्लेन्स, एडिशनल प्लेन्स अरेंज करे, ट्रेन्स अरेंज करे, और कोई भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इस पोजीशन में ही नहीं था कि कॉन्फिडेंस दे देता लोगों को कि आप सुरक्षित हो, आप बैठ जाइए, रुक जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ये कर सकता था, किसी ने इस पोजीशन में नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि जो भरोसा लोगों को दिया गया था, उस भरोसे को ठेस पहुंच गई। अब मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई टाइम नजर नहीं आ रहा है कि कब ये रेस्टोर हो जाएगा, और ये सारा डिपेंड करता है कि अब इसके ऊपर कि गवर्नमेंट इन मामलात को कैसे अब डील करेगी, ताकि लोगों की कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि बहुत समय ले लेगा। मुझे भी लगता है कि 5-10 साल तो लगेगा। मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो मध्यम वर्गीय कश्मीर के लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं, पहले मैं देखता था कि चाहे भोपाल हो, अन्य शहर हो, वहां कश्मीर के लोग आते थे, शाल बेचते थे, यहां बिजनेस करने आते थे। पिछले 3-4 साल से वो लोग नहीं आ रहे हैं, यानी निश्चित तौर पे वो अपने जगह पे ही अपने घर में रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उनके बारे में क्या है, क्या सोचना है आपका? वही है उनका एक इकोनॉमी जो है, मईशियत जो है, वो तो असरअंदाज हो ही गई।
जी। एक थोड़ा सा पटरी पर आने लगा था, कुछ किसी हद तक कुछ अब लोग समझ रहे थे कि भाई अब थोड़ा सा सुधार आने लगा है, कारोबार में भी, बिजनेस में भी, मायशत थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि टूरिज्म का एरिया है, यहाँ टूरिस्ट एरिया है और टूरिज्म पर बहुत निर्भर करता है कश्मीर की इकोनॉमी। तो उस लिहाज से वो जो इससे वाबस्ता है लोग, जरूर उनका एक दचका लग गया। और अब ये उतना ही नहीं है कि वही जो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारा जो इसका असर है पूरे कश्मीर में पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ होटल वर्गम भी नहीं है, इसके साथ होटलियर भी है, बहुत बड़ा होटल जिसका है वो भी है, बहुत बड़ी दुकान जिसकी है उसका भी है। आई मीन इसके साथ एक तबका वाबस्ता नहीं था, ये मतलब मैक्सिमम जो है टूरिज्म पर निर्भर करता था। दुकानदार भी, होटल वाला भी, चाय वाला भी, खाने वाला भी, रेस्टोरेंट वाला भी, घोड़े वाला, आई मीन बहुत सारे तबका जात। तो इसलिए एक इसका इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट तो पड़ ही जाएगा, दैट्स, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब इसमें ये हालात देखकर अब ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या कभी ये रेस्टोर अभी हो भी जाएगा, और अगर हो भी जाता है तो कब हो जाएगा, ये निर्भर करता है, अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे ले लेगी। जी, हमारे पास दिनेश चंद बहुगुणा साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं। बहुगुणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। बहुगुणा साहब, ये जो घटना हुई है ये किसकी चूक मानते हैं? आप कश्मीर में पदस्थ भी रहे हैं, काफी दुर्लभ क्षेत्रों में भी जाकर के आपने काम किया है, सेवा की है। ये घटना आखिर हुई क्यों, और क्या ये जो 5-6 जितने भी आतंकवादी थे, ये किस एरिया से आकर के इस तरह से दुर्घटना को अंजाम देके चले जाते हैं, और हमारा इंटेलिजेंस यहां फेलवर हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कारण आप मानते हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, और पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैं J&K में मैंने 2 टेन्योर किए हैं जी, और मैं सीमा पर भी हमारी ड्यूटी रही है। एक्चुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पूरे ग्राउंड को कवर करना। जी, वहाँ पे परिस्थिति ऐसी है कि पहाड़ों के बीच में गैप्स होते हैं, तो वो गैप्स क्या होता है कि उसको या तो हम माइन से उसको कवर करते हैं। बहुगुणा साहब, थोड़ा एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए, रिवर्स आ रहा है। जी, कि मैंने वहां पे 2 टेन्योर किए हैं J&K में जी। पहले इंसर्जेंसी से पहले 84-85 में, और उसके बाद 94 में। वहां पे जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि आप पूरे इलाके को कवर नहीं कर सकते हैं ह्यूमनली, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें नाले हैं, पहाड़ हैं, और जो ये इन्फिल्ट्रेशन होता है वो बड़े छोटे टुकड़ों में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, आप जो गैप्स होते हैं उसमें हम माइंस लगा लेते हैं। माइंस क्या होती हैं, जब बर्फ पड़ती है तो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती हैं, तो गैप खाली हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है, कोई भी पूरा, जैसे पंजाब में या रेगिस्तान में है, हमने पूरे इलाके को क्या कहते हैं, फेंस लगा रखी है, तो वहां से आने का कोई स्कोप नहीं है। J&K में ये पॉसिबल नहीं है। तो 1, 2, 3 कभी भी कोई भी किसी तरह से आ सकता है। और मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी फेल्योर में थोड़ा सा मानता हूं कि ये, क्योंकि साजिश काफी दिनों से चल रही होगी, इसको पता होना चाहिए था कि भाई ये ऐसा इन पे क्या कहते हैं, टूरिस्ट पे ऐसा हमला हो सकता है। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी का लैप्स है कि वहां पे ये, और ये आए होंगे, मुझे लगता है ये नीचे से, इस राजौरी इलाके से ये घुसे होंगे, उसके बाद इन्होंने कंगन होते हुए यहां पहुंचे हैं ये। जी, तो अब आपको क्या लगता है, ये इस तरह की घटना दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कदम तो ये है कि एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा और अभी हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या बॉर्डर पे स्पेशली जो है, जहां पे गैप्स हैं वहां पे बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, अपना जो ये अपना खुफिया तंत्र है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा।
ये जो 5 प्रतिबंध, कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं, इससे क्या फर्क पड़ना है? इससे तो स्ट्रेटेजिकली फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, क्यों फर्क इसमें जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमने एक तो सिंधु नदी का पानी रोकने का कहा है, रोकने के लिए, फिर जितने भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी आए हुए थे उनको हटाने के लिए बोला है। ये स्ट्रेटेजिकली इससे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। जी, क्या इसमें जो लोग आए हैं, क्या आपको लगता है कि स्थानीय, जिसको स्लीपर सेल बोलते हैं, उनकी मिली भगत है? इसमें बिल्कुल मैं मानता हूं, इसमें जो आए हैं उनको लोकल सपोर्ट रहा है, उसमें कोई मेरे को शक नहीं है कि उसमें लोकल सपोर्ट रहा होगा पक्का, अदरवाइज इतने अंदर घुस के कार्रवाई करना इम्पॉसिबल है। जी, चलिए अरविंद दुबे जी, मैं आपके पास आता हूं। निश्चित तौर पे आपने विदेशों के मामले में बहुत ज्यादा आपने रिपोर्टिंग भी की है, आपने लिखा भी बहुत है, आपसे भी जानेंगे कि क्या हो सकता है इसके आगे। लेकिन हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं। पांडे जी देखिए, आज पांडे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। पांडे जी, आज विपक्ष मैंने नहीं रखा है, मुद्दा ऐसा है कि पॉजिटिव हम समस्या का समाधान और आगे आने वाली क्या रणनीति हो, इस पे विचार करने के लिए बैठे हैं, जिससे हमारे दर्शक कुछ समझे और जाने। इसीलिए मैंने आज विपक्ष का रोल ही नहीं रखा यहां। अब जनता, देशवासी, केंद्र में आपकी सरकार तीसरी बार है, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक। नाम भी मैंने ये दिया है, जनता मांगे जवाब, मेरे प्रोग्राम का भी नाम है। और कब करोगे हिसाब, इसको मैंने आगे जोड़ दिया है, कब करोगे हिसाब। तो अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये आपने कूटनीतिक फैसला लिया है, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक फैसला कब तक होगा? त्रिपाठी जी, आपको और प्रबुद्धजनों को जो हमारे पैनल में बैठे हैं उनको संध्या जोहार। जी देखिए, जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक इस्लामिक जिहादियों ने धर्म देखकर हमारे देश के नौजवानों को मारा है, जी, उसको देखते हुए और पूरे संपूर्ण देश की जो मांग है, जो भावना है, उसके अनुसार एक बात तो तय है त्रिपाठी जी कि इस नापाकिस्तान का भौगोलिक स्थिति बदलने जा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सिंधु नदी का जो समझौता था, उस समझौते में एक विषय ये थी त्रिपाठी जी, शायद आपको जानकारी हो, जी जी, कि जिस दिन भारत इसको रोकेगा उस दिन युद्ध का ऐलान हो जाएगा। जी, हमने इंटेंटफुली, इम्पैक्टफुली इसको रोक दिया है और अक्षरशः रोक दिया है। ये जो जिहाद के नाम पे देश में लगातार इस प्रकार के कार्रवाई कर रहे थे और मानवता के जो दुश्मन हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। ये तो एक ऐसी व्यवस्था है कि आप पांडे जी थोड़ा सा संशोधन कर दूं, मैं काम करें पांडे जी, संशोधन कर दूं। सिंधु नदी के पानी की रोकने का फैसला हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही डैम है। जब तक और डैम नहीं बनाएंगे उसका पानी नहीं रुकेगा। फिलहाल पाकिस्तान पर व्यवहारिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह समझौता मेरे पास भी है कि क्या क्या होना चाहिए। 3 नदी है, 5 नदी है, जिसका एक 3 नदी में आपका अधिकार है, 2 नदी में उनका अधिकार है। 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान को मिलेगा, 20%। लेकिन ये जब तक और डैम नहीं बनेंगे, व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान पे जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, अभी कुछ नहीं होना ऐसा। त्रिपाठी जी, अभी ही ऐसा होगा। आपकी जानकारी ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। 6 नदी है, झेलम, ब्यास, चिनाब, सिंध, रावी और सतलुज जी। उस पे 10 डैम है। आप एक बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 10 डैम है जी। और एक एक बूंद पानी के कतरे के लिए ये नापाक तरसेगा। देखिए पांडे जी, आप चैनल में बोल रहे हैं हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए, मैं आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं यहां पे पांडे जी कि ये नदियां सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, और सिंधु नदी में केवल एक डैम बना है। मैंने जो बात कही अक्षरशः सही कही। 6 नदी का वो मिलन है। ये 6 नदी का पानी, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता था,
अब ये पानी को रोका जा रहा है। बाकी आप मेरा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं अपने विषय पे आता हूं जी। ये दुस्साहस करके ये जिहादी अपने मौत का इंतजाम कर चुके हैं। सिर्फ ये इक्के दुक्के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने मार दिया वो नहीं, इनके पीछे जिन्होंने साजिश रची, इनको जिन्होंने वहां लोकल सपोर्ट दिया, जो यहां भारत में बैठ के उनको समर्थन करते हैं, इन सब की बैंड बजने की तैयारी की जा रही है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की टुकड़े टुकड़े करने का पूरा तैयारी है जी। विषय ये है, आप त्रिपाठी समझिए, टॉलरेंट को इन लोग कायर समझते हैं, कायरता का नाम देते हैं। भारत सहिष्णु है, लेकिन जब कभी इस प्रकार के आतंकियों ने भारत पे प्रहार करने का प्रयास किया है तो 11 वर्षों में आप देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, ईंट का जवाब बुलडोजर से, वैसी कार्रवाई होने जा रही है। न भूतो न भविष्यति, ये आखिरी गलती इनकी होगी और इसके पीछे कोई किंतु परंतु नहीं है जी। रही बात त्रिपाठी जी, देखिए बाकी जो चीजें हमने की, वीजा बंद किया जी जी, जो इनका दूतावास है वो बंद किया, दूतावास बंद नहीं हुआ, कर्मचारी घटाए गए हैं, 55 से 30 कर दिए गए, दूतावास बंद नहीं हुआ। 55 से 30 किए जा रहे हैं, दूतावास बंद करने की तैयारी। आप सारी चीजों की बात आप समझ लीजिए जी। जो पाकिस्तान के रहवासी यहां रह रहे हैं भारत में, उनका वीजा रद्द किया जा रहा है, अटारी बागा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उसके अलावा जो तैयारी है वो डिबेट का कंसर्न नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अपने फेवरेट चैनल को देखना पड़ेगा कि कब हमारे देश की सेना अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से इन जिहादियों को 72 हुर के पास पहुंचाएगी। ये डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन ये घटना होगी डंके के चोट पे आपसे बात किया जाएगा त्रिपाठी जी। जी जी बिल्कुल बात करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो, जो भी आपने कहा है यहाँ, जो भी आपके उद्गार हमारी जनता ने सुने हैं उस पर जल्दी अमल हो, ये हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको। हम हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सैयद साहब हैं। हम सैयद साहब हम अरविंद के पास थोड़ा जाना चाहेंगे, इसके बाद आपके पास और अजय जी के पास आ रहे हैं। अरविंद, ये जो 5 समझौता आपने विदेशों के मामले में काफी रिपोर्टिंग की है, सुबह भी हमारी आपसे बात हुई है, आपने इसके बारे में काफी लिखा भी है, अध्ययन भी किया है। ये जो 5 फैसले हुए हैं, खैर इसमें से एक जो डिफेंस एडवाइजर्स हटाए गए हैं उसके बारे में कर्नल साहब से जानूंगा, इससे क्या फर्क पड़ना है आगे चल करके? त्रिपाठी सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि दरअसल एक बात हमको बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि जब तक हम पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के नहीं पर कतरेंगे तब तक भारत के खिलाफ उनकी जो दुश्मनी है वो कम नहीं होगी, और इस तरह के जो आतंकवादी हैं और जो विदेशी आतंकवादी हैं उनको वो वहां से लॉन्च पैड के माध्यम से वो भारत में भेजते रहेंगे और इस तरह का कत्लेआम होता रहेगा। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सरकार और जो पाकिस्तानी सेना है उसको डैमेज किया जाए। फिलहाल भारत ने बहुत धैर्य और गंभीरता का परिचय दिया है, दूरदर्शिता का परिचय देकर ये जो 5 जो सैंक्शन लगाए हैं वो सैंक्शन लेकर यहाँ पर अरविंद, दो सैंक्शन तो समझ में आ रहा है दर्शकों को। एक तो सिंधु नदी का पानी का जो है वो मैंने अभी पांडे जी से भी कहा कि फिलहाल अभी उस पे पाकिस्तान पे व्यवहारिक रूप से कोई असर नहीं पड़ेगा, जो मैंने कहा है, क्योंकि पानी उसकी सहायक नदियां हैं, चाहे रवि हो सतलुज हो, सब इनमें जो समझौता हुआ था, और इसके पहले 2 युद्ध पाकिस्तान से हो चुके हैं, उसमें भी ये समझौता रद्द नहीं हुआ था। ये अटैक में पहली बार ये हुआ है। लेकिन दूसरा है अटारी बॉर्डर बंद किया तो जो इनका बिजनेस थोड़ा बहुत आना जाना था, खासकर जो सूखा मावा है वो आना जाना था, वो बंद हो गया है। अफगानिस्तान से जो आता था वो भी उसी तरफ से अटारी बॉर्डर से ही आता था। ये 2 जनता को समझ में आ रही। बाकी ये 3 फैसले बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वीजा रद्द करके आप वापस बुला लिए, सब लोग चले गए, बाकी चीजें, ये जो दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन डिफेंस एडवाइजर हटाया, 55 से घटा के 30 कर दिया है दूतावास में कर्मचारियों की संख्या, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब हम थोड़ा सा विश्व की पॉलिटिक्स के ऊपर देखें, किसी दूसरे देश के ऊपर जब दबाव बनाना होता है तो इस तरह के कदम हर देश उठाते हैं। हमने देखा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था
तो उसके पहले ही इसी तरह की जो डिप्लोमेसी थी वो की गई थी। एक दूसरे के दूतावास के कर्मचारियों की संख्या घटाते घटाते और फिर दूतावास बंद किए गए थे। इजराइल और अमेरिका जब किसी देश से दुश्मनी की बात करते हैं तब इस तरह से वो स्टेप लेते हैं। तो ये मान सकते हैं कि ये तो वैश्विक परंपरा है। अयाज साहब, एक मिनट अरविंद रोकें। अयाज साहब को शायद आवाज नहीं आ रही। अयाज साहब आवाज नहीं आ रही। हमारे अरविंद दुबे हैं जबलपुर। आपके तो आ रहे हैं, आपके तो आ रहे हैं कि पैनलिस्ट का नहीं आ रहे हैं किसी की भी। जी जी, मैं अपने तकनीकी साथियों से कहता हूं कि उसको ठीक करें। जी अरविंद जी। की जो वैश्विक परंपरा है वो परंपरा को निभाया जाता है और उसी के तहत दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम की गई है और उसके बाद धीरे धीरे हम दूतावास बंद करने की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी वो कदम नहीं उठाया गया है, जैसा भी आपने भी साथ किया। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है पूरे विश्व को बताने के लिए कि हमारी तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। देखिए, हमको अपने पूरे विश्व को साथ में लेकर चलना है, पाकिस्तान की तरह अलग थलग नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये कदम बहुत जरूरी है। तो भारत की, हमारी अपने देश की जनता को ये समझना चाहिए कि बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक हमने अब अपनी विदेश नीति में ये कदम आगे उठाए हैं और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। और यही बात है कि उस धैर्यता, गंभीरता की वजह से ही यहां पर हमने देखा कि न केवल पुतिन ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद इजराइल ने, सभी देशों ने भारत की सराहना की कि उसने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है। भारत की जनता को भी समझना चाहिए कि भावनात्मक तौर पर बातें करके कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। ऐसे युद्ध लड़ने से उस देश का ही नुकसान हो सकता है। हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम किसी युद्ध का सामना करें। हम इकोनॉमी को अभी आगे लेकर बढ़ने वाली प्रोसेस पर हैं। तो युद्ध लड़ने वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस तरह के एम्बार्गो, जो इकोनॉमिक एम्बार्गो कहलाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने इंपोज कर दिए हैं। अब एक बात और यहां पर देखने वाली है, चीन, ईरान और साथ में रूस, ये एक ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के बड़े समर्थक हैं। इसमें हम सऊदी अरब और यूएई को भी शामिल कर लें। ये देश भी यदि कुछ ना कुछ, यदि 10% भी इकोनॉमिक एम्बार्गो यदि पाकिस्तान की तरफ लगा देते हैं तो उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। और यही हम और आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से खत्म हो। जब इकोनॉमी किसी देश की टूटती है तो फिर वो लड़ने या इस तरह की बातों की में नहीं आएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मनी की बातें चल रही हैं उसमें लगातार कमी आएगी। जो बात अभी आप कर रहे थे कि आगे क्या, ये स्थिति से हम कब उभरेंगे, तो इस स्थिति से उभरने के लिए ही भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। चाइना के साथ भी बातचीत चल रही है, सऊदी अरेबिया के साथ भी बातचीत चल रही है, यूएई के साथ बातचीत चल रही है। ये 3 ऐसे देश हैं जो फाइनेंशियली काफी फंडिंग करते हैं पाकिस्तान को। इंडियन गवर्नमेंट के जो सुपर अफसर्स हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एम्बार्गो आपकी तरफ से भी आना चाहिए पाकिस्तान की ओर। और बहुत जल्द, लगभग 1 हफ्ते के अंदर हमें सुनने को मिलेगा कि चीन तो नहीं, लेकिन जो 2 देश के नाम मैंने आपको गिनाए, उन देश की तरफ से कोई ना कोई रोक, कोई ना कोई फाइनेंशियल एम्बार्गो या आर्थिक सहायता इन देशों की रोकी जा सकती है पाकिस्तान के लिए। तो एक बहुत बड़ी भारत की सफलता होगी। इसको एक युद्ध की सफलता के तौर पर भारत की जनता को देखना चाहिए, ना कि भावनात्मक तौर पर। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हम थोड़े से हमारे भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हाथ बंधे होते हैं। जब कभी हम किसी युद्ध पर जाते हैं, हम उस तरह का युद्ध कभी नहीं लड़ते किसी देश की सीमा पर जाकर उसकी किसी की राष्ट्र के ऊपर कब्जा करने की, किसी शहर के ऊपर कब्जा करने की हमारी नीति कभी नहीं थी। तो हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक एम्बार्गो है उसकी तरफ धीरे धीरे भारत कदम आगे बढ़ा रहा है। और जो बातें हमने जल संधि के माध्यम से की, जल संधि के माध्यम से हमने उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर दी है। और इसके बाद जो वीजा की बात थी, देखिए अभी भी यहाँ पे दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान के लोग सीधे वीजा लेकर भारत नहीं आ रहे थे। सार्क कंट्रीज के तहत जो ट्रीटी है कि सार्क कंट्री के देश आपस में अपने पासपोर्ट को साझा कर सकते हैं, उसके तहत पाकिस्तानी लोग दुबई के मार्ग से भारत में आ रहे थे। तो सार्क का जो ट्रीटी है उस ट्रीटी से भी भारत हट गया है, पाकिस्तान के ऊपर रोक लगा दी है। उस पासपोर्ट का भी अब पाकिस्तानी उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी जो लौट रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाघा बॉर्डर से आने वाले ऐसे सार्क पासपोर्ट होल्डर्स, उनकी संख्या अब खत्म हो गई क्योंकि अब उन्हें अंदर आने नहीं मिल रहा है। ये जो परेशानियां हमने पाकिस्तान के ऊपर मढ़ दी हैं, ये पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। बलूचिस्तान से लेकर वैसे ही वो परेशान था, उसकी जो सेना है वहां पर वो बुरी तरह से परेशान होकर वहां पर एक तरह से वहां पर बलूच जो लोग हैं वो हावी बने हुए हैं, पाकिस्तानी सेना का कत्लेआम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी स्टेप उठाए पिछले 48 घंटों के अंदर,
वो एक युद्ध से ज्यादा बड़े स्टेप्स हैं और दुनिया को संकेत दिया है कि याद रखिए युद्ध के अलावा भी दूसरे तरीके हैं देश को नेस्तनाबूद करने के लिए। जी बिल्कुल सही। काजी साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ। मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, जाना भी है, समझा भी है कि जो शैतान होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म जाति नहीं होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जाति और धर्म, खासकर धर्म को का नाम लेकर के कत्ले आम किया गया है। ये इस्लाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जो भी आतंकवादी है, ये इस्लाम बड़ा उस तरह महत्वपूर्ण अर्थ है, महत्वपूर्ण नाम है। इस्लाम का उपयोग क्यों करते हैं ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मैंने आज एक फतवा भी दिया है पाकिस्तान के और जिहादियों के खिलाफ, जी पूरे मुल्क पाकिस्तान के, आपने शायद देखा भी होगा, मैंने सभी जगह वायरल हो रहा है वो। कुरान करीम ये कहता है मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी को नाहक कत्ल किया और ज़मीन में फसाद फैलाया, उसने पूरी इंसानियत को ख़त्म किया, कत्ल किया उसने। यह कुरान करीम कह रहा है। मेरा यही कहना है कि ऐसे लोग जो अपने आप को अगर मुसलमान बना के या अपने आप को इस्लाम से जोड़ के अगर इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम तो ये सिखाता ही नहीं है। इस्लाम तो ये कह रहा है कि सिखाता नहीं है, फिर भी इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अगर इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर मैं तिलक लगा के कोई गलत काम करने लगूं तो क्या ये बताइए आपके, जब वो है ही नहीं हिंदुइज्म में, जब इस्लाम में है ही नहीं, हम भी तो रह रहे हैं, करोड़ों मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक मानसिक रोगी हैं। पाकिस्तान एक इस मर्ज में मुब्तला है। ये उनको बूस्ट दे रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान को ही खात्मा होना चाहिए। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को हटाना चाहिए। थोड़ी सी वजाहत के साथ मैं बात समझाना चाह रहा हूं। ऐसे मानसिक रोगी पूरी दुनिया के अंदर हैं। हमें यहाँ भी इस बात को फिक्र करने की ज़रूरत है कि आज हमारे घर के लोग मरे हैं। हमें तकलीफ़ है, एहसास है इस बात का मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज तो कम से कम हम यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं, तो कम से कम आज हम राजनीतिक बात ना करें। आज हम ऐसी बात ना करें कि जिससे कि साहब हम अपने आप को तो सुपीरियर बताएं और दूसरों को, किसी दूसरे मजहब को नीचे बताने की कोशिश करें। ये अफसोस की बात है। आज तो कम से कम देश के लिए ये जो चीज़ें, ये जो बातें, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं यही देश को तोड़ने की वजह बनती है। कश्मीरियों ने, जो कश्मीरी हैं, उन्होंने भी, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं, वजह क्या रहती है कि हम अपने आप से कश्मीर को क्यों काट रहे हैं? कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं कश्मीर के लोग। हम वहां जाके उनकी परेशानियों के लिए खड़े हों, उनकी दिक्कतों का सामना करें। आज जो बात आपने कही थी, अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे और भारत तो इतना विकसित हो रहा है, भारत तो इतना विकसित हो चुका है, कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं, कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, इससे ये होगा, वो नहीं। सीधी दो टूक बात है कि आप तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आर्मी है, इतनी सेना है भारत के पास में, आप बिल्कुल अटैक कीजिए। आप बताइए इसे कब तक हम सहेंगे? पुलवामा हुआ, ये हुआ। आप उन लोगों से तो पूछिए उनके घर पे कि आदमी सैर तफरी के लिए गया हुआ है, कुछ लोग अपने घूमने के लिए गए, एंजॉय करने के लिए गए, जिंदगी के लुत्फ उठाने के लिए गए हैं, और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसमें यह नहीं देखा गया, उसमें मुसलमान भी हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं। आप ये तो सोचिए कि जब दुश्मन की गोली लग रही है, मुस्लिम एक ही है स्थानीय जिन्होंने तो बचाने का प्रयास उसके लिए अपन हमारी जान ले लीजिए जी। उसके लिए अगर हमारी जान की कुर्बानी, अगर हमें ये सबूत देना, अगर एक भी है, तो हम यही कह रहे हैं कि उसकी जो गोली निकली आतंकवादियों की, वो गोली ये देख के नहीं निकली कि सीना हिंदू का है या मुसलमान का है। उसने तो ये सोचा कि ये भारतीय हैं। जब भारतीय सोच के दुश्मन की गोली लग रही है, तो हम सब भारतीय एक होने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आज हम कब तक, हम ये बताइए कि नफरत की आग कब तक जलती रही? ये सब चीजें, ये बंद कर देना, वो बंद कर देना, मैं समझता हूं ये बहुत कम है। इससे ज्यादा बहुत कुछ होना चाहिए कि आप जी तो कश्मीरी मुसलमान टूरिस्ट को बचाने के लिए आया था, उसको भी कौन सा बख्शा उन्होंने? उसको भी तो गोली मार के हलाक कर दिया। मेरा वही कहने का मकसद है
कि ये इस तरीके के जो बीमार लोग हैं इस मुल्क में के अंदर भी हैं। आप ये देखिए, आप इस्लाम से बिल्कुल, आप अगर ये कह रहे हैं इस वक्त, अगर आप उन आतंकवादियों को बदनाम करने के लिए इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो आप अपने मुसलमान, आपके जो साथी हैं, हमने तो 47 में ये फैसला लिया हमारे बुजुर्गों ने कि हम यहीं रहेंगे, हम तो आपके साथ, हम तो पाकिस्तान को गाली बकते हैं, पाकिस्तान को जूते की नोक पे रखते हैं। हमारा पासपोर्ट उठा के देखिए कि एक बार का भी वीजा लगाओ पाकिस्तान का हमारा। मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं, आप चूंकि आम मुसलमानों की बात बता रहा हूं, हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात बता रहा हूं। आप इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि क्या, एक मिनट, मेरा सवाल यह है कि क्या ये आतंकवादी इस्लाम का नाम लेते हैं, इसके कारण युवा जो मुस्लिम है, युवा वर्ग है, क्या इनकी तरफ खिंचता है? देखिए, मेरा ये कहना है, मकसद ये है, युवा वर्ग इनकी तरफ खिंचता है, देखिए, या नहीं खिंचता, मकसद ये नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें दूसरे से कोई मकसद, हम ये कहना चाहते हैं, अपील ये करना चाहते हैं, हम हमारे घर को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा हिंदू भाई है, अगर वो हमसे दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या वजह, हमारा मुस्लिम नौजवान है, वो हमसे दूर जा रहा है, क्या वजह है, क्यों जा रहा है, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है सबसे पहले, बाद में वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये हमें अमली तौर पे, प्रैक्टिकली ये हमें साबित करना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सरकार से बड़ी उम्मीद है, सभी को उम्मीद है, और सख्त से सख्त कदम उठाने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए उनका खून, जो मासूमों का, निहत्तों का खून बहाया गया है, वो उसके लिए कोई माफी नहीं है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप सारी चीजों को छोड़ दीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कीजिए, और पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा, पाकिस्तान को खत्म कीजिए। चलिए अजय जी, आपकी एक टिप्पणी, उसके बाद फिर मैं अहमद साहब के पास जाऊंगा और दिनेश जी के पास। जी, सवाल ये कि मुद्दा वही होता है कि सवाल पाकिस्तान का नहीं होना। ये मुझे लगता है कि जो भी कौम जो भी होती है, अगर वहाँ से कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, जब खालिस्तान हमारे यहाँ था तो खालिस्तान में सिख ही कर रहे थे, अगर कुकी और नागा अगर आज कर रहे हैं तो वो भी हमारे लोग हैं। सवाल ये होता है कि कौम मुद्दा नहीं होता, सवाल ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर है वो उसी अंदाज में काम करेंगे, कल को बैठ के कहीं से कोई ऑपरेट कर सकता है। मुद्दा ये है कि जो डिप्लोमेटिक कदम सरकार ने ब्रेक किए हैं, आज हमारे उठाए हैं, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसमें और ऐसे एक्शन, ताकि एक वर्ल्ड में मैसेज जाए भारत की तरफ से कि भारत अब किसी भी हालत में इस तरह की कायराना हरकत को नहीं झेलेगा। हम क्यों नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जो बलूचिस्तान है या पटालिस्तान है, इन पर हम POK जो है उसको हम कब्जा करेंगे और हम अपनी सेना भेजकर कब्जा करेंगे। यही शायद इसमें पूरा का पूरा देश में हिंदू, मुसलमान, खालिस्तान, सिखलिस्तान सब यही चाह रहे हैं कि एक बार मैसेज जाए पाकिस्तान को कि हम ये कर सकते हैं। जी, अहमद साहब आ रहा हूं, एक बार फिर मैं बहुगुणा जी के पास जाना चाहता हूं। बहुगुणा साहब, थोड़ा ये चीज जानना चाह रहा हूं, डिफेंस एडवाइजर्स को हिंदुस्तान ने वापस बुला लिया, उनको भी बोला वापस आप चले जाओ, इसका क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा, जो दूतावास के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा के 30 करना, इसका, मेरी आवाज आ रही, वापस स्पीकर बंद कर दीजिएगा थोड़ा सा। सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं आपको, मैं सुन पा रहा हूं। 55 से घटा के 30 कर देना, इससे क्या फर्क पड़ना है? इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो डिफेंस अटैची वहां पे होते हैं जी, वो उनका रोल होता है, जो वहां पे एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, उसको डिफेंस मैटर पे एडवाइस करना। जी, दूसरा रोल होता है उनका कि जहां जो कंट्री में, जिस कंट्री में वो रहते हैं, वहां पे बेसिकली जो कंट्री क्या वेपन सिस्टम एक्वायर कर रही है, बेसिकली ये एक खुफिया जानकारी अपने पास रखनी होती है कि उस कंट्री में कौन कौन से वेपन सिस्टम हैं और वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं। तीसरा क्या होता है कि जब यदि सपोज को बाकी जो हमारे मित्र देश हैं, उनसे यदि हम वेपन सिस्टम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो ये रखते हैं, उस पर टैब रखते हैं। ये डिफेंस एडवाइजर, और जी बोलिए, कहा कि जो आपने कहा कि उन्होंने स्ट्रेंथ कम कर दी है जी, वो स्ट्रेंथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप पूरे देश के जो यहाँ के लोग वहां जाना चाहते हैं या वहां के लोग यहाँ ना चाहते हैं, उनको थोड़ी उसमें परेशानी होगी।
अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, जो अटारी बॉर्डर बंद किया है पूरी तरह से, जो मुझे मालूम है कि वहां से जो भी व्यापार है उसका आना जाना, माने ट्रांसपोर्ट आता है जाता है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? सिर्फ पाकिस्तान का ही सूखा मावा खासकर मेवा आता है, वो अफगानिस्तान का भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान अटारी बॉर्डर के थ्रू ही आता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें पाकिस्तान ज्यादा अफेक्टेड है जी। हमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से हम ईरान होते हुए हमारा सामान वहां से भी आ जाता है जी। तो पाकिस्तान को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे? हमारा भी तो जाता होगा ना, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा भी जाता होगा इधर से। नहीं, हमारा उनकी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान को कम है जी, सॉरी ज्यादा है, परंतु वहां का यहाँ पे हम लोग बहुत कम इंपोर्ट कर रहे हैं जी जी। तो मटेरियली कोई इतना हमारा कोई बहुत वेरी लेस परसेंटेज है जो पाकिस्तान को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ना है आर्थिक रूप से, गोगुड़ा साहब? हाँ, अब पाकिस्तान को ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और हम जो है जो अफगानिस्तान से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो वाया ईरान हम उसको ला सकते हैं। चलिए, कॉस्टली पड़ेगा जी। अयाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। अयाज साहब, इसके पहले भी बहुत घटनाएं, दुर्घटनाएं 90 की छोड़ दें, 2000 के आसपास हमारी सेना पे हमला होता रहा है। एक गांव है वहां सरदारों का, उन पे हमला हुआ, अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, 30, 32, 35 इस तरह शहीद हुए, मारे गए, जो भी कह सकते हैं आप। ये पहला मौका है इस तरह कि जब ये कहा जाए कि कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं पढ़ सकते हो तो आप गोली मार दी। पहला मौका है कि चीन के, यानी पहचान के तुम हिंदू हो या क्या हो, मारा गया। एक जो मुस्लिम शहीद हुए हैं, निश्चित तौर पे वो सैलानियों को घोड़े की सवारी करवाते थे, सैलानियों को बचाने के लिए उन्होंने राइफल भी छीनने का उनका प्रयास किया, इसलिए उनको मार दिया गया। लेकिन उनका टारगेट टोटल हिंदू था, टारगेट किलिंग हिंदू थे। इन स्थितियों में तो वहां भी अभी बहुत सारे हिंदू रह रहे हैं, उनमें भी डर व्याप्त हो गया होगा। बहुत सारे पंडित रह रहे हैं, सरदार भी रह रहे हैं कश्मीर में, जम्मू छोड़ दीजिए। ये देखिए, अभी तक जो मिलिटेंसी का पैटर्न रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कहीं भी उनको सॉफ्ट टारगेट मिला, उन्होंने अटैक किया, डैमेज करने की कोशिश करी, या अपने आप को अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करी, या ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर करते रहे। तो लेकिन उसमें इस चीज़ का एलिमेंट नहीं था कि वो ये देखते कि मुसलमान कौन है, सिख कौन है, हिंदू कौन है, नॉन मुस्लिम। आई मीन दिस वाज नॉट नेवर देयर सो फार। जो सामने आया है कि ऐसा कोई स्ट्रेटजी उनकी नहीं थी, वो मार देते थे जी। यहां देखने की बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने ये सवाल उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर हिंदू ही मारने हैं, अगर हिंदू के खिलाफ ही है, तो यहाँ कश्मीरी पंडित भी है, और यहाँ लेबर्स भी कश्मीर में बहुत है, मेसन्स है, कारपेंटर्स है जो नॉन मुस्लिम्स है, सबसे ज्यादा वही यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनको अभी टच नहीं किया। टूरिस्ट्स को इतनी तादाद में कत्ल करना और ये बात कहकर मजहब की बुनियाद पर जो रिपोर्ट्स आए, और नेक्स्ट डे उसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स पर निकलना, कश्मीरी स्टूडेंट्स पर निकलना कि आप जी निकल जाओ जी, चाहे कहीं देहरादून में, चाहे कहीं जम्मू में, चाहे कहीं प्रयागराज में। आई मीन इसको देखने की जरूरत है जी। और इसके साथ साथ इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि जो आपको शायद आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं है, मैं जाती तो लास्ट ईयर गया था पहलगाम। जब मैं गया, मैंने इतना सिक्योरिटी का बंदोबस्त एंट्री पॉइंट पर देखा, मैं खुद हैरान हो गया जी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ 2 ग्रैंड सन्स थे, एक 2 साल का और दूसरा 3-3.5 साल का। मेरे साथ बूढ़ी मिसेज मेरी थी, मेरी डॉटर इन लॉ थी। उनको भी बोला नीचे उतरो जी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से नीचे उतरो, हम गाड़ी की तलाशी करें।
हम आधा घंटा वेट करें, बहुत लंबा चक्कर है वहां पर चक चुक का। आई वॉज हैप्पी, मैं कहता ठीक है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि भाई। लेकिन ये कल का वाक़ा जो हुआ, ये कैसे हुआ? अगर इतना सिक्योरिटी का मामला वहां पर है, जो मुझे मालूम है जी, आप मुझे कल तक ये मालूम था, क्योंकि कल मैं बहुत डिबेट करता रहा इस दिन को रात तक जी, मुझे ये दिन में मालूम था कि शायद ये एक आइसोलेटेड प्लेस है, जंगल है। लेकिन कल पता चला वहां गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश किया हुआ टिकट काउंटर है, बहुत बड़ा स्टोन डिजाइन गेट है, एक एरिया को डेवलपमेंट किया गया है वहां पे, और एक फील्ड बड़ा ओपन है वहां पे। वो इतना जंगल नहीं है कि जहां ओपननेस नहीं है जी। तो वहां पर गवर्नमेंट की नजरें क्यों नहीं रही? जहां से टिकट काउंटर है, जहां से इनकम जनरेट हो रही है, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहां पे गवर्नमेंट की नजरें क्यों नहीं रही? वहां पर सिक्योरिटी की नजरें क्यों नहीं रही? आई मीन ये सब एंगल्स को देखने की जरूरत है जी। ये हमारी सोच से भी बाहर है जी। पांडे जी, आपने अभी अयाज साहब ने वहीं से हैं, श्रीनगर से हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने एक पॉइंट यहां उठाया है कि वहां पे सिक्योरिटी की नजरें क्यों नहीं थी। खैर, हम आज निगेटिव बात करने नहीं बैठे हैं, हम पॉजिटिव बात करने बैठे हैं। आगे आप जनता को या भारत देश के हमारे, चूंकि आप एक जिसका शासन चल रहा है, जो शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उसके एक प्रतिनिधि हैं, उस नाते आगे जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, अरविंद जी ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया, और वास्तव में मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता जी। उन्होंने जानकारी जो साझा की, एक्चुअल में वही हमको करना, अगर उसका कमर तोड़ना है तो। दूसरा, देश के सेनापति ने, देश के सर्वोच्च सेवक ने स्पष्ट जानकारी आपके समक्ष दी कि मिट्टी में मिला देंगे जी। कल्पना से बाहर इसका इम्पैक्ट होगा, ऐसी सजा मिलेगी। तो भूगोल बदलने के बहुत करीब हैं हम, और बहुत सारी चीजें को डिस्क्लोजर में नहीं रखना है। पब्लिक डोमेन में जितना है वो 5 ये चीजें आपके समक्ष हैं, और जब घटना होगी, जब इसका इंतकाम लिया जाएगा, तो पूरा विश्व बोलेगा जय हो, जय हो। क्योंकि ये सिर्फ 28 कत्लेआम की बात नहीं है, ये भारत पे प्रहार है, और इस प्रहार के अगेंस्ट में इस पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की दिशा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि ये वो, मतलब मैं शब्द यूज कर रहा हूं, उसको क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी, उसके दुम को काटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे हेन तेन प्रकरण जो भी कार्रवाई करनी हो, चाहे हमको पानी बंद करना हो, व्यापार बंद करना हो, वीजा निरस्त करना हो, राजदूत हटाने हो, सारे प्रक्रिया के साथ साथ जब हमको ऑपरेशन करना हो, तो वास्तव में वो भी ऑपरेशन निर्दयता के साथ करना होगा। क्योंकि मानवताओं को ध्यान में रख के अगर आप कार्रवाई करने जाएंगे तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलता है। लेकिन आज इस परिप्रेक्ष्य को छोड़ के हमको सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे काम करना होगा कि हमारा दुश्मन एलिमिनेट होना चाहिए, एक एक व्यक्ति एलिमिनेट होना चाहिए जो भारत के प्रति नफरत का भाव पैदा करता है। चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, चाहे बॉर्डर के पार की बात हो, हर उस दुश्मन को एलिमिनेट करना है जो भारत या हिंदू के प्रति ऐसे भाव रखते हैं। उसके लिए ये कार्रवाई आपको देखनी पड़ेगी आने वाले समय में, ये बहुत ताकतवर दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत पांडे जी, लेकिन एक मैंने बचपन से सुना है, आपने कहा कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, कुत्ते की दुम मैंने सुना है जब वो पागल हो जाता है तो सीधी हो जाती है। अरविंद जी, थोड़ा संक्षेप में एक बार फिर से हम फिर अजय जी के पास जाएंगे और भगवान जी के पास। अरविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी, देखिए आवाज आ रही। मैं 2 अपडेट देना चाहता हूं सर आपको। पहला ये है कि लश्कर तैयबा के जो डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह, उन्होंने पहली बात तो यही कही है कि हिंदुओं और भारत के खिलाफ उनका युद्ध जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने पहलगांव हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उनका कहना यह है ये लश्कर तैयबा का हमला नहीं है, उनके लोग वहां पर नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो गई
कि अल्टीमेटली एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का चेहरा साफ हो गया है कि ये हमला उनके द्वारा तय किया गया था, प्लान किया गया था और उनके द्वारा करवाया गया था। दूसरा अपडेट ये है कि जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि वो इस वक्त भारत के साथ है और वो इस तरह के आतंकवादी हमले की निंदा करती है और इसे कायराना हमला मानती है और उसका मानना ये है कि इस तरह के हमले भारत के ऊपर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत की ये बहुत बड़ी राजनयिक जीत है, क्योंकि अफगानिस्तान में हम सब जानते हैं कि तालिबानी सरकार से भारत की कभी नहीं बनी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से रिश्ते आसान होते हुए नजर आ रहे हैं और ये बयान आने के बाद से पाकिस्तान फिर से एक बार अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दो बयान से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि हमारे जो राजनयिक कदम है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री एक्शन तो होगा ही, इस देश के 5 टुकड़े तय हैं, ये भारतीय सेना तो कसम खाकर सौगंध खाकर तैयार है, लेकिन वो कब होगी ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाएगा। वो तो जब एक्शन होगा तो हम सबको पता ही चलेगा। लेकिन इन सब बातों से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनके चेहरे पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। त्रिपाठी जी तो एक बार फिर कर्नल साहब, एक बार फिर मैं जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो अभी अयाज साहब ने बात उठाई, मैंने पढ़ा भी है, उस जगह पे सिक्योरिटी कोई नहीं थी, ये चूक है या कोई और? उन्होंने कहा टिकट काउंटर भी है, सैलानी जा भी रहे हैं, कोई बहुत दूरस्थ अंचल नहीं है वो। बहुगुणा साहब, एक्चुअली एक सेंस ऐसे आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या सिक्योरिटी फोर्सेस में कि मिलिटेंसी थोड़ा सा कम हो गई, घटती जा रही है, कम हो गई है जी। इस वजह से मुझे लगता है कि वहां से उन्होंने उस इलाके से जो सीआरपीएफ थी या कोई और भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो उनको उन्होंने वहां से कहीं और जगह भेज दिया जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट थी जी। ये हो सकता है, ये इस दिमाग में रहा हो। और मैंने आपसे कहा कि थोड़ा मुझे लगता है कि सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस फेल्योर तो रहा है जी, इस वजह से वहां से उन्होंने सीआरपीएफ को हटाया होगा, कहीं और उनकी आवश्यकता कहीं और रही होगी, उसको वहां भेज दिया गया। होना रखना चाहिए था, जो सेंसिटिव इलाका है तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का होना बहुत आवश्यक था। जैसे अयाज साहब बोल रहे थे, पहलगांव गए थे सिक्योरिटी, मैं भी गया था 2 साल पहले, हर 100 मीटर पे हमें एक जवान लैस हथियारों से मिल रहे थे और वहां पे इतने सैलानी जा रहे थे, अचानक बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा भी है कि यह कहीं कमी सामने दिख रही है, पर जो एक सरकार के अंदर भाव आ गया था कि अब ये यहाँ पे आतंकवाद खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस भाव के कारण ये सब हुआ। जी, ये भी लगता है। दूसरा मुझे लगता है कि ये पूरी स्ट्रेटेजिकली ये डिसीजन हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पे थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो सऊदी अरेबिया में थे, तो पाकिस्तान ये संदेश भेजना चाह रहा था कि अभी जो है कश्मीर में जो एक हिंदुस्तान कह रहा है वो सही नहीं है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें, जब हम लोग फौज में थे, वो कहते थे कि भाई जो टेररिस्ट है किसी को भी उसको एक बार स्ट्राइक करना है, हमें जो है वो हमेशा तैयार रहना है जी। हमें अपनी सिक्योरिटी हमेशा तैयार, हम थोड़ा रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। बहुगुणा साहब, थोड़ा जानना चाहेंगे, आप बॉर्डर पे भी रहे हैं, क्या बाहर माने पाकिस्तानी आतंकवादी बड़े आराम से या छुप छुपा के घुस सकते हैं अपने सरहद में? ऐसा है कि कुछ तो वहां ऐसा होता है, कुछ गाइड्स होते हैं, वो इनको कुछ पैसे के लिए इनको गाइड करते हैं उस इलाके में आने के लिए, और फिर जब ये किसी इसमें आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं तो वहां पे लोकल सपोर्ट इनको मिलता है जी। मतलब ऐसी हमारे लोग जिसमें इनको सरहद पार कराने में हमारे लोगों का भी इसमें हाथ है जी। मतलब ऐसी जगहें हैं जहां चेकिंग पॉइंट नहीं है, वहां से आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरे बॉर्डर को वहां पे बॉर्डर फेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीच में इतने गैप्स हैं कि वहां को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको कवर करना, तो उसको कवर करने के लिए पेट्रोल भेजे जाते हैं, उसको कवर करने के लिए माइंस लगाई जाती हैं, परंतु क्या होता है जब पेट्रोल वहां पे नहीं है उस टाइम पे घुस जाते हैं। और फिर जंगल है, जंगल में 2-3 आदमियों को खोजना बहुत इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है जी।
चलते चलते फिर हम ब्लॉक लगाते हैं उनको रोकने के लिए, तो हमारी तरफ से कार्रवाई होती है, परंतु इतना वास्ट इलाका है कि इसमें पॉसिबल नहीं है कि इंच ऑफ द ग्राउंड जो है उसको कवर किया जा सके। जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में सैयद साहब, आप इस समय अपने मजहब की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, बहुत संक्षेप में? देखिए, मैं बहुत साफ स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस्लाम जो है वो तो उसका आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन सब घटनाओं से ये सामने आने से आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और रहा मसला पाकिस्तान का, पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। देखिए, पाकिस्तान 2 मुल्क हो चुके हैं, बांग्लादेश, हमने मजहब संदेश देने की मैं मजहब का संदेश का समय हमारा खत्म बिल्कुल कहा कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, सुकून के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अमन शांति, ये इस्लाम का पैगाम है और यही सच्चा और सही पैगाम है, इसी पे सबको अमल करना है। जी, चलते चलते अजय जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हमारा समय। मैं सिर्फ ये बात कि जिस तरह के डिप्लोमेटिक कदम अभी उठाए, जो अरबी जी जैसे बता रहे थे, अगर अफगानिस्तान की सरकार हमारा सपोर्ट कर रही, तालिबानी सरकार आतंकवादी खुला है, और दूसरा ईरान के साथ हमको थोड़ा सा इस बीच फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर ही हो सकता है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर दे हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिएक्शन देगा। अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद करता है इंडिया के लिए, तो फिर अफगानिस्तान का और जो ईरान का रास्ता है वो हमारे लिए बड़ा मुफीद होगा। इसलिए जो डिप्लोमेटिक कदम उठाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इनका जब एग्जीक्यूशन दिखेगा उसके बाद भारत ऐसे कदम उठाएगा जिसकी चर्चा फिलहाल हम लोग पैनल में नहीं कर सकते। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको, अरविंद दुबे जी आपको, अहमद साहब आपको, सैयद साहब आपको, और बगुणा जी आपको भी, और अजय जी आपको भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज हमने चर्चा की आतंक के खिलाफ एकजुट भारत की, पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और भविष्य की रणनीति की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर आतंक का पर्याय बने पाकिस्तान को कब और कैसे नेस्तो नाबूद किया जाएगा। दूसरी तरफ हमने कश्मीर की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर बरसों बाद शांति की राह पर चलने वाली घाटी में पसरा सन्नाटा अब क्या संकेत दे रहा है। यहाँ अपनी जान गंवाने वाले सिविलियन और सुरक्षा बलों की कुर्बानी आखिर क्या रंग लाएगी। क्या पाकिस्तान के अंत के बाद ही कश्मीर खुशहाल हो सकेगा? क्या पाकिस्तान का अंत ही इलाके में शांति का एकमात्र रास्ता है? आखिर क्या वजह है कि भूखमरी की कगार पर बैठा पाकिस्तान अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? क्या पाकिस्तान के आवाम उसकी सरकार के गंदे मंसूबों के साथ है? आखिर ये खून खराबा किसके लिए है? क्या पाकिस्तान को इस बात की गलतफहमी है कि वो कश्मीर को कभी भारत से जुदा कर पाएगा? बहरहाल, अगर पाकिस्तान को सच में कोई गलतफहमी है तो फिर उसे दूर किया जाना भी अब तय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।